तो आज हम पढ़ने वाले रीजंस फॉर फेल्यूर ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, तो क्यों फेल हुआ बोर का मॉडल, इतनी सारी चीजें बताया बेचारे ने, एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। कितना रेडिएशन इमिट करेगी उसकी एनर्जी भी बता दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर भी बता दिया। ठीक है, रेडियस भी बता दिया। लेकिन इतना कुछ बताने के बावजूद क्यों फेल हुआ, तो देखो, in Bohr's model electron is regarded as charged particle moving in well defined circular orbit about the nucleus। ठीक है, तो बोर्स के मॉडल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ऐसा समझा जा रहा है कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है, बोर के मॉडल में ये बताया गया। लेकिन Bohr's model assumed that both the position and momentum of the electron in hydrogen atom are known as exactly at the same time। उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन, ठीक है, सेम टाइम पे दोनों कैसे एकदम एग्जैक्ट बताया है उसने कि वो मोमेंटम और पोजीशन कैसे एग्जैक्ट है। ठीक है, आगे हम कुछ और पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन बता ही नहीं सकते, एक ही टाइम पे एग्जैक्ट हो सकता नहीं है, ये हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जा ही नहीं सकता है। लेकिन इसने क्या बोल रहा है कि सेम है। ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन सेम नहीं, यानी एक टाइम पे कैसी है, एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन क्या कर रहा है, बता रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन बता दिया ना उसने। और एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला तुमने देखा, वो भी बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा। ये भी हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो बताया था तुमको, एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ाया था ना मैंने। तो उसने पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज बता दिए, लेकिन एक्चुअली में कोई भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम बता सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला फेल्योर का रीजन ये है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, with the limitation of Bohr's model for hydrogen atom become transparent। यानी कुछ बातें बोर ने बताई थी और कुछ उसकी कमियां निकली, जिसके कारण हाइड्रोजन का जो भी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी सब साइंटिस्टों के दिमाग में धीरे धीरे क्या होने लगा, समझ में आने लगा। ट्रांसपेरेंट यानी कि वो जो एटम के स्ट्रक्चर के जो गुत्थी थी जो नहीं सुलझ रही थी, कुछ बोर ने बताया और कुछ उसकी कमियों के कारण वो जो मॉडल का जो भी आंखों के आगे जो पर्दा था, जो नहीं समझ में आ रहा था कि मॉडल कैसा होगा, एटम हाइड्रोजन का एटम कैसा होगा, वो जो पर्दा है वो धीरे धीरे क्या हटने लगा था, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एटम्स आर मेड टू डेवलप बेटर एंड जनरल मॉडल फॉर एटम। फिर उसके बाद जब हाइड्रोजन का उसने एटम मॉडल दिया बोर ने, कुछ कमियां उसकी निकली, फिर बाकी जो साइंटिस्ट थे वो छोड़ने वाले क्या, नहीं, उनको भी चाहिए कि मैं हमारा भी अच्छा नाम हो। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके अपनी अपनी कोशिशें की कि एटम का और अच्छे से अच्छा क्या मत बताया जाए, स्ट्रक्चर बताया जाए, जो बोर ने बताया उससे भी अच्छा, उसकी कमियां निकाल के कोई और अच्छा क्या बताया जाए, स्ट्रक्चर। तो कुछ कुछ डेवलपमेंट उन्होंने किए। तो सबसे पहले डेवलपमेंट देखो, ये वाला डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने अपना विचार प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है, विचार। ठीक है, क्या बताया, तो देखो हाइपोथेसिस का मतलब होता है विचार। ठीक है, तो डी ब्रॉगली क्या होता है, ये ऑलरेडी डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। हमको भी पता है कि जो एटम जो भी मैटर है उसका बिहेवियर कैसा रहता है, ड्यूअल। कोई भी पार्टिकल जो रहता है या फिर लाइट जो है, उनका जो भी नेचर है वो कैसा है, ड्यूअल है। ड्यूअल का मतलब कैसा है, कोई किसी एक चीज जैसा बिहेव करेंगे क्या, वो नहीं। ठीक है, दैट इज इट शो बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। यानी मैटर जो है उसका भी बिहेवियर कैसा है, लाइट जैसा है, वो भी दो तरह के प्रॉपर्टीज दिखाता है, वेव जैसा भी दिखाता है और पार्टिकल जैसा भी दिखाता है। जैसे लाइट के समय हमने पढ़ा था कि लाइट भी दो तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाती है, पार्टिकल जैसा भी, वेव जैसा भी दिखाती है और पार्टिकल जैसा भी। वैसे ही कोई भी मैटर है वो भी कितने प्रॉपर्टी दिखाता है, दो प्रकार की, वेव जैसा भी और पार्टिकल जैसा भी। ऐसा किसने बताया है, डी ब्रॉगली ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी दोनों दिखा रहा है, पार्टिकल की भी और वेव की भी, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम। मतलब क्या है, यानी अगर वो पार्टिकल जैसा है यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, अपना
मोमेंटम, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका अपना क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अगर ये जो मैटर है वो कोई पार्टिकल है तो उसका अपना क्या होगा, मोमेंटम होगा। अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ, और क्या होगा उसका, वेवलेंथ। अगर वो पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम होगा, क्योंकि पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका मोमेंटम रहता है। और अगर वो वेव है तो उसका क्या होगा, वेवलेंथ, क्योंकि वेव का क्या रहता है, वेवलेंथ रहता है। ठीक है, ऐसा किसने बताया है, डी ब्रोगली ने। ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड पी ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय, और उसके बाद उसने मोमेंटम और लैम्बडा, मोमेंटम और लैम्बडा, मोमेंटम का मतलब किससे दिखाते हैं मोमेंटम को, पी, पी और लैम्बडा दोनों के बीच में क्या बताया है, रिलेशन बना के बताया है तुम लोगों को, पी और लैम्बडा के बीच में। ठीक है, कि एटम जो है उसके दोनों प्रॉपर्टी, मैटर जो है उसकी दोनों प्रॉपर्टी है, वेव जैसी भी और पार्टिकल जैसी भी है। और वेव की प्रॉपर्टी अगर है तो उसका वेवलेंथ होगा, और पार्टिकल जैसा है तो उसका क्या होगा, मोमेंट। तो मोमेंटम और पार्टिकल उसके दोनों, मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों है किसके, मैटर के। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो भी उसने क्या किया है, बताया है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एच का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, डायरेक्ट ही बताया है, इसको कहाँ से है पता नहीं। हाँ, तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, और एम इंटू वी का मतलब ही क्या होता है, मोमेंटम, एच जैसे का वैसा, और एम वी की जगह क्या होगा, पी। तो ये किसने बताया, डी ब्रॉगली ने, कि दो ड्यूअल बिहेवियर है, दो चीजें, मोमेंटम और वेवलेंथ, और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये भी चीज उसने क्या की है, बताई है। कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है, पी, दोनों एक में, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझे यहाँ तक, डी ब्रॉगली का विचार समझे तुमको, तुम उसके विचार से सहमत हो, सहमत हो कि नहीं, हो कि नो, वेरी गुड। अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल सुन लो। ठीक है, ये डेवलपमेंट बना कर रहे वो लोग मॉडल के बीच में। अब ये हाइजेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट निकला, इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला है। अनसर्टेनिटी का मतलब पता है तुमको, इसके पहले भी टर्म आ चुकी है अनसर्टेनिटी, यानी जो फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देखो, वर्नर हाइजेनबर्ग uncertainty principle stated that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। क्या बोल रहे हैं हाइजेनबर्ग, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एक ही समय में पोजीशन भी बता देना और उसका मोमेंटम भी बता देना, दोनों पॉसिबल नहीं है। इसी को ही हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसका मोमेंटम बताना, मोमेंटम का मतलब पता है, मास इनटू वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, मोमेंट। जैसे मैं तुम्हारे पास बॉल फेंक रही हूँ तो बॉल का अपना सर्टन मास और उसकी क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ से वहां गया, क्या है उसका, मोमेंटम। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उसका अपना सर्टन क्या है, मोमेंटम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों हम बता सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा किसने बताया है, हाइजेनबर्ग ने बताया। सही बात है, नहीं बता सकते, घूम रहा है, घूमते रहे, घूम रहा है, कौन से टाइम में कितना मोमेंटम चेंज भी हो सकता है उसका मोमेंटम हर समय। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों बताना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है, हाइजेनबर्ग। समझा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल ऐसे भी मैथमेटिक का फॉर्म में ऐसा दिखा है, डेल एक्स का मतलब होता है ये पोजीशन, और डेल पी का मतलब है मोमेंटम। ठीक है, तो पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन कोई पार्टिकल का इनटू उसका मोमेंटम, ये कितना होता है, एच अपन 4 पाई। ठीक है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बस थोड़ा उसने इसको एक्सटेंड किया है, कि P का मतलब तुमको पता है, P का मतलब क्या होता है, M इंटू वी, तो M इंटू वी लिख दिया P के जगह। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया X से दोनों को,
ठीक है, तो जो भी है यहाँ mx और यहाँ mvx, तो m जो है वो कांस्टेंट है तो उसको हटा दिया है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा डेल vx, ठीक है। डेल m हम नहीं लिख सकते क्योंकि मास कभी चेंज होता है क्या, डेल m का मतलब है, डेल का मतलब क्या है, किसी भी चीज में क्या होना, बदलाव होना। तो यहाँ पे डेल m नहीं लिखा, ये कांस्टेंट है, यहाँ बाहर लिखा होगा ये ऐसा डेरिवेशन जब तुम सॉल्व करो। हमारे बुक में देखो ऐसा कुछ लिखा है क्या, m इंटू डेल वी एक्स, नहीं है। हाँ तो ठीक है, डायरेक्टली है तो मास कांस्टेंट है इसलिए उसको नहीं दिया, ठीक है। तो आगे बताया भी है कि डेल एक्स का मतलब क्या है, देखो इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, यानी फिक्स पोजीशन बता रहे क्या वो, नहीं, अनसर्टन पोजीशन है। और डेल पी एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, के मोमेंटम का भी अनसर्टेनिटी। आगे क्या बोल रहा है देखो, इसका काम क्या है, implication of uncertainty principle is that an electron having certain energy one determine its probability at a particular momentum at a particular point x around the nucleus। बोल रहा है इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एक सर्टन क्या होगी, एनर्जी होगी, जिसके कारण वन तो प्रिंसिपल से हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसका पोजीशन हम डायरेक्टली एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है तुमको, प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है ना, क्या होता है, फिक्स होता है क्या प्रोबेबिलिटी का मतलब, नहीं, ठीक है, आसार होते हैं, आशा होती है, ठीक है। कि तो ये प्रिंसिपल से हमको क्या पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का हम पोजीशन बता सकते हैं क्या, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं क्या, नहीं, करीब करीब पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे होगा वहां पे होगा, ठीक है। एक हमारे अंदर आइडिया हो सकता है प्रोबेबिलिटी, यानी इधर उसकी पोजीशन पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसके आसार है इलेक्ट्रॉन्स के होने के प्रोबेबिलिटी है वो हो सकती है, आसार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की करेक्ट पोजीशन बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहाँ होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, ठीक है। आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का, इसमें तुमको पढ़ोगे तुम ऑर्बिटल शेल सबशेल, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये नई ब्रांच है साइंस की, क्वांटम मैकेनिक्स, साइंस की नई ब्रांच कौन सी है, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको डेवलप किसने किया है, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड सैक्रो डिजाइनर नाम के दो साइंटिस्ट है, इन लोगों ने ये साइंस की नई ब्रांच खुल बनाई है जिसका नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव मोशन। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स नाम का जो भी ब्रांच है ये किसके बेसिस पे, तो दो प्रिंसिपल के बेसिस पे है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा क्या है, वेव मोशन। दो साइंटिस्ट लोगों ने ये ब्रांच के बारे में बताया है, ठीक है, डेवलप किया है, और दो मेन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये क्या है, ये मॉडल है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो देखो सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन तुमको दिया नहीं है, उसका सॉल्यूशन दिया है। सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा हार्ड इक्वेशन है, वो तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी तुमको उसके रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है, उसका बस सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि तुम वो इक्वेशन पढ़ो इतना तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तुम्हारे बुक में भी लिखा है कि सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन यहाँ पे है क्या, नहीं, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया उसने, ठीक है। तो देखो द एसेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये जो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का जो भी है, ठीक है, उसका जो भी इक्वेशन एसेंस है, एसेंस का मतलब होता है सार, ठीक है, यानी कि वो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा एटम का, उसका पूरा सार जो है वो एक इक्वेशन से तुमको पता चल जाएगा। सार मतलब यानी कि जैसे तुमको समरी पता है, ठीक है, पूरे लेसन को पढ़ाते हैं और उसकी क्या बनाते हैं, समरी, ठीक है, यानी उस समरी से तुमको पता चल जाता है कि इस लेसन में क्या क्या है। वैसे ही ये जो इक्वेशन है सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन, ठीक है,
इस इक्वेशन, ये किसका सार है? ये क्वांटम एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसका क्या है? वो सार है। यानी इक्वेशन पढ़ लिया ने तुमको, उसके एटम के मॉडल से रिलेटेड आइडिया क्या आएगा? आ सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, द सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन और वेव इक्वेशन इज रिटर्न है। सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन। और वो क्या है? वो दिया है यहाँ। ठीक है, हियर हैमिल्टन, वो क्या पढ़ते हैं मैं तुमको बताती हूँ, मेरे को खुद नहीं। ठीक है, ऑपरेटर जिसको हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन। ये एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक है, हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, और साई का मतलब होता है इज द वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव, इसका कोई जनरल मीनिंग नहीं है, फिजिकल मीनिंग नहीं पता कि वेव फंक्शन यानी क्या होता है, लेकिन साई स्क्वायर यानी क्या होता है वो बताए। साई स्क्वायर यानी क्या होता है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, उसके करीब करीब प्रोबेबिलिटी, उसको ही क्या बोलेंगे हम? साई स्क्वायर। कोई भी एटम के अंदर जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मिलने के जो आसार है वो किस में रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। तो वैसे ही साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ले इसकी बीमारी फिर चालू होगी। So the solution of sacro designer wave equation led to 3 quantum numbers. नहीं, when sacro designer equation is solved for hydrogen atom, the possible value of energy that electron may have along with corresponding wave function are obtained. तो बोल रहा है कि जब सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया गया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी, पॉसिबल वैल्यू जो भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होंगी, ठीक है, वो किसके जैसी थी? उसके वेव फंक्शन के बराबर थी, ऐसा वो बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन। और जब सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो तुमको 3 प्रकार के क्या मिलते हैं? क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। वो तुम इसके बारे में पढ़ोगे कि क्वांटम नंबर यानी क्या होता है। ठीक है, और क्वांटम नंबर में ही हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल वगैरह के बारे में भी क्या करेंगे? बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, अभी हम चालू करते हैं। 3 प्रकार के क्या? क्वांटम नंबर। कब मिले हैं? जब ये सैक्रो डिजाइनर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तब 3 प्रकार के क्या मिले हैं? क्वांटम नंबर मिले हैं। तीनों प्रकार के क्वांटम नंबर का नाम भी दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथे प्रकार का भी है स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन वो अभी नहीं है, अभी यानी इसमें नहीं दिया है इसके बाद ही है चौथे प्रकार का। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो चौथे प्रकार का भी, ये ग्रेगर अनलेकबेक एंड सॉमल गॉडस्मिथ हु प्रपोज 4 क्वांटम नंबर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगले दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने चौथे प्रकार का क्वांटम नंबर बताया, और वो कौन सा था? स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसके हिसाब से कितने क्वांटम नंबर्स हैं? 4। तो चारों जब क्वांटम नंबर्स तुम पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एटम का स्ट्रक्चर तुमको इजीली क्या होगा? क्लियर होगा कि एक्चुअली में एटम का स्ट्रक्चर होता कैसे। ठीक है, आगे देखो, आगे तुम्हारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी क्या होते हैं? तुमने ऑर्बिट्स पढ़े, ऑर्बिटल्स पढ़े हो क्या? नहीं। तो देखो ऑर्बिटल्स यानी क्या होता है, देखो द 3 डायमेंशनल रीजन। 2 डायमेंशनल है क्या? 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। ठीक है, इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, कहाँ है वो? न्यूक्लियस के चारों ओर जो जगह है उसके चारों ओर ये 3 डायमेंशनल क्या है? रीजन है। ठीक है, इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का होना ज्यादातर उसकी प्रोबेबिलिटी है, अंदाजा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। समझा ऑर्बिटल किसको बोल रहे हैं? तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है।
न्यूक्लियस, और कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ स्पेस रहता है वहां पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की आशंका सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑर्बिटल में ही रहते हैं ऐसा वो बोल रहा है। ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिटल इज डिजाइन बाय 3 क्वांटम नंबर्स, और हर एक ऑर्बिटल को किससे डिजाइन किया गया, तो 3 क्वांटम नंबर से डिजाइन किया गया, और 3 क्वांटम नंबर्स को सिंबल भी दिया है एन, एल एंड एम एल। एन जो है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, एल अजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसे 3 प्रकार के क्वांटम नंबर के क्या है वो सिंबल है। तो अभी तक तुम्हारे थोड़ा क्लियर होगा कि चलो 3 प्रकार के क्वांटम नंबर्स है, ठीक है, 4 प्रकार के, लेकिन अभी कितने हैं, 3, ठीक है। और each electron being assigned with 4 quantum numbers which are nl, mi and ms, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स के 4 प्रकार के क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स के तो 3 प्रकार के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं, 4 प्रकार, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ऑर्बिटल के 4 क्वांटम नंबर क्यों नहीं होते, तो ऑर्बिटल स्पिन करता है क्या, स्पिन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को 4 प्रकार के क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे हैं, ऑर्बिटल स्पिन कर रहा है क्या, नहीं। तो सबसे पहला नंबर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द नंबर ऑफ शेल, तुमने पढ़ा है KLMN शेल, K शेल का नंबर 1, L शेल का नंबर 2, M शेल का नंबर, N शेल का नंबर 4, इसको ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। देखो, दिस नंबर रिप्रेजेंट मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ये नंबर क्या करता है, तो ये मेन शेल के बारे में बताता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, के शेल में है, के शेल में है तो कौन सा नंबर होगा, 1, जैसे कि 1 नंबर दिखा रहे हैं, तो 1 पहले शेल में, यानी कौन से शेल में होगा, के शेल में, यानी नंबर बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलरली कौन से शेल में है, ठीक है, समझ में आया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में है वो क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। इट डिफाइन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है। दैट इज साइज ऑफ एटम एंड इट्स एनर्जी लेवल, इसी शेल से हमको पता चलता है कि जो भी एटम का साइज है वो कितना बड़ा है और उसकी एनर्जी लेवल कितना ज्यादा है। जैसे देखो ना, हाइड्रोजन है, एक ही शेल है, ठीक है, क्वांटम नंबर कितना है इसका, 1, K इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। या फिर पोटेशियम को देखो, 1 2 3 4, KLMN दोनों रहते ना, 2 8 8 8 ऐसा रहता है ना, 2881 रहता है कि नहीं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता है ना तुमको, तो पहला के, दूसरा L, तीसरा M, चौथा L, जितना ज्यादा शेल, क्वांटम नंबर कितना है, 4, और इसका कितना है, एनर्जी लेवल बता रहा है वो कि इस एटम का एनर्जी कितना है, इसके एटम की कितनी है, ठीक है, एटम कितना बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, शेल की एनर्जी, एटम की एनर्जी और उसका साइज, कि वो एटम कितना बड़ा है। और ये जो शेल्स है इन्हीं के अंदर रहते हैं फिर सबसेल्स, और सबसेल्स के अंदर रहते हैं ऑर्बिटल, इसलिए वो बोल रहा है कि साइज कौन बता रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, ठीक है, समझ में आया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इट इज द नंबर ऑफ शेल, कितने शेल होंगे, ये शेल है, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, तो इट इज डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस शेल और न्यूक्लियस में कितना डिस्टेंस है वो बताता है कौन, क्वांटम नंबर। और एटम कितना बड़ा साइज है उसका और उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है वो भी कौन बताता है, क्वांटम नंबर। समझ में आया यहाँ तक तुमको, ठीक है, समझा यहाँ तक। क्वांटम नंबर यानी क्या होता है, आगे बोल रहा है इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एन, किससे दिखाते हैं, एन से। जैसे देखो ना, अगर मैं चौथे शेल की बात कर रही हूँ, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा,
4, ठीक है, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4। मैं तीसरे शेल की बात कर रही हूँ, यानी n इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, यानी n यानी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, उसका सिंबल क्या है n। और बोल रहा है देखो द वैल्यूज ऑफ n बीइंग 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, हमने अभी तक 4 ही पढ़े, ठीक है, अभी है कितने 7, ठीक है। शेल्स आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल KLMN एंड सो ऑन, KLMN OPQ जो भी है, ठीक है, इससे दिखाते हैं। सेल को कौन कौन से सिंबल से दिखाते हैं, पहला है तो K, दूसरा है तो L, तीसरा है तो M, चौथा है तो N, पांचवा है तो उसके आगे N के बाद क्या आता है OPQR, ठीक है। ऐसे कितने शेल है पूरे के पूरे 7, कितने हैं, और पूरे शेल को कौन दिखाता है, क्वांटम नंबर स्मॉल n से दिखाता है, ठीक है। ये अभी तक मेरे को भी नहीं पता, लेकिन उसने रीजन नहीं बताया कि KLMN क्यों लिया है, ठीक है, होगा कोई रीजन, क्योंकि बिना किसी रीजन के वो नहीं देते हैं, ठीक है। जो तुमने देखा इसके पहले जो सीरीज का भी नाम दिया था वो ऐसे वैसा दिया था क्या, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसी के नाम पे दिया था। अब बोल रहा है देखो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू सेम शेल। ऑर्बिटल्स यानी क्या होते हैं वो तुमको बाद में बताया जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका n की वैल्यू कैसी है सेम है, तो उस कौन से शेल में होंगे, सेम शेल में होंगे। जैसे देखो अलग अलग ऑर्बिटल्स भी होते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है, फिर 2p 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4s, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो देखो ये जो ऑर्बिटल्स है इन सब में आगे का नंबर क्या है 3, यानी इनका जो भी क्वांटम नंबर है वो कितना है 3 है, यानी ये सेम ही शेल से होंगे ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। ऐसे शब्द से एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका ये जो आगे का नंबर है वो कैसा है सेम है, यानी वो सेम ही शेल से क्या करते होंगे बिलोंग करते होंगे। ये जब तुम आगे वाला जब पढ़ोगे ना अजीमुथल तुमको और अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने तुमको सबसे एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ाया क्या नहीं, ठीक है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तुमको और अच्छे से समझेगा। टाइम देखो कितना बजे, विथ इंक्रीज ऑफ n, जैसे जैसे n की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, द नंबर अलाउ ऑर्बिट इन दैट शेल इंक्रीजेस, ठीक है, ऑर्बिटल्स भी उनके अंदर के क्या होंगे इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे 1 के अंदर कम ऑर्बिटल होंगे, 2 के अंदर उससे ज्यादा, 3 के अंदर उससे ज्यादा, 4 के अंदर उससे ज्यादा, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या ऑर्बिटल्स इन दैट शेल इंक्रीजेस एंड इज गिवन बाय n स्क्वायर, कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ये भी बताया, ठीक है। a set of orbital given by n consists single cell, ठीक है। तो जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे जिनके अंदर n की वैल्यू कैसी है सेम है, उनका शेल भी कैसा रहेगा सिंगल, जो पहले लाइन पढ़ा था वही है। एग्जाम्पल ले लो, देखो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पहला है, दूसरा शेल है, तीसरा और चौथा है, ठीक है। इनका सिंबल भी हमको पता है क्या है KLMN। हमको पता करना है कि ये K शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, तो 1 का क्या करो स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। L शेल और नंबर कितना है 2, ऑर्बिटल जानना है तो 2 का स्क्वायर कितना है, यानी L शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 4 ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे 4। तीसरा नंबर है m, कौन सा नंबर है 3, हमको इसके अंदर ढूंढना है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर कितना है 9, यानी m के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे 9 ऑर्बिटल्स होंगे। चौथा शेल जिसका नाम क्या है n, हमको पता करना है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना है, यानी n के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 16, यानी पहले से लेके आखिर तक तुम जा रहे हो तो साइज ऑफ सेल क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक समझा,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा, तुम बता सकते हो शॉर्टकट में क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? नंबर ऑफ शेल, इट डिटरमाइन नंबर ऑफ शेल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, शेल एटम का साइज भी बताता है और एनर्जी लेवल भी बताता है। तो किस सिंबल से दिखाते हैं? एन। और जितने एटॉमिक नंबर रहेंगे, अगर अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल है लेकिन उनका क्वांटम नंबर कैसा है, सेम है, तो वो सेम ही शेल से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है। और क्या पढ़ा हमने कि अगर हमको पता करना है कि कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो क्या करना है, एन का स्क्वायर करना है, क्वांटम नंबर का क्या कर देना है, जैसे पता करना है कि थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो 3 का क्या करेंगे, कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट पूछूं कि तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तुमको पट से बताते आना चाहिए, कितने होंगे 9। मैं पूछूं दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, पहले शेल में, वेरी गुड, कोई कोई 2 बोल देता है। ठीक है, तो समझा, शेल की बात समझी, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमने पढ़ा है। ठीक है, वो ऑलरेडी तुमने पढ़ा है। आगे हम देखेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इसका दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और इसको दिखाते हैं लेटर एल से, स्मॉल एल। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ये क्या दिखाता है, ये सबशेल बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल में से आ रहा है, कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स रखा गया है। अभी तो 10वीं तक बस सेल ही पढ़ा था कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 है, इसमें 18 है। ठीक है, अभी क्या पढ़ना है, शेल, और शेल के अंदर क्या है, सबशेल। सबशेल कौन सा नंबर बता रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको किससे दिखा रहे हैं, एल से दिखा रहे हैं। इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाई बाय द इलेक्ट्रॉन, और भी क्या बता रहा है, ऑर्बिटल का शेप भी बता रहा है। ठीक है, कि शेप कैसे होंगे ऑर्बिटल्स के। ठीक है, इट वैल्यू डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिटवीन 0 एंड -n-1। तुमको अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए तो n के जगह वैल्यू पुट करो, 0 1 2 3 4, तुमको l की वैल्यू क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे, जैसे प्रिंसिपल सेल है, वैल्यू ऑफ n कितनी है, 1 2 3 4, हमको l की वैल्यू निकालना है, यानी क्या निकालना है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कितने सबशेल होंगे। तो कर सकते हो 1 n-1, 1 - 1 0 0। ठीक है, फिर दूसरा L के अंदर देखना है, तो फिर से n-2 - 1 कितना हो गया, तो पहले तो 0 डालोगे, ठीक है, फिर डालोगे 1, तो 2 वैल्यू आएगी, 0 और 1, क्योंकि 2 तक पहुंचोगे। अभी बता दूं तुमको, तुमको L की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तुम पहले शेल के लिए किसकी वैल्यू निकालोगे, L की वैल्यू निकालोगे, और L की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1 है, कितना है, के अंदर का तुम सबशेल निकालना चाहते हो, n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 - 1 = 2। ठीक है, यानी सबशेल परमिसिबल वैल्यू L की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो ऐसा सबशेल जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, वो है S सबशेल। ठीक है, जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0। ठीक है, फिर तुम कौन से शेल में जा रहे हो, सेकंड शेल में, तो डायरेक्ट ही तुम सेकंड शेल में पहुंचे हो क्या, पहले किस में है, फिर भी किस में, जैसे कोई एटम है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा लिथियम एटम हो गया, तो उसमें 2 शेल है, कितने शेल है, कितने, एक पहला और एक, ठीक है, तो दोनों शेल के अंदर तुमको पता करने होंगे ना कि सबशेल कितने हैं। ठीक है, तो तुम पहले क्या पुट करोगे, पहले शेल का निकालोगे, है कि नहीं, कि पहले शेल में कितने सबशेल है, तो फिर वही करोगे, 1 - 1 0, यानी लिथियम के पहले शेल में कौन सा सबशेल है,
0 है यानी कि S। और लिथियम के दूसरे शेल में, ठीक है, कितने सब शेल है, तो 2 माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसा सबसेल जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 1, उसको बोलते हैं पी सबसेल। क्या कहते हैं? वैसे ही अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हो जिसके अंदर कितने ऑर्बिट्स हो 3, तो हमको फिर पता करना है कि पहले के अंदर कौन से सबसेल है, दूसरे के अंदर कौन से और तीसरे के अंदर, ठीक है। तो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कितने प्रकार के सबसेल है, वो भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले शेल में एस रहते हैं और दूसरे शेल में 2 प्रकार के सबसेल रहते हैं एस और पी। तीसरे शेल में 3 प्रकार के सबसेल रहते हैं एस, बी और डी। और चौथे शेल में 4 प्रकार के सबसेल्स रहते हैं एस, पी, डी, एफ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एस, पी, डी, एफ। तो इस प्रकार से कितने सबसेल है 4, एस, पी, डी, एफ। तुमको पूछा जाए पहले शेल में कितने सबसेल है, तो तुमको क्या बताना है ए, और वो कौन सा है, दूसरे शेल में 2 है, एस और पी दोनों है, तीसरे शेल में और चौथे शेल में, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। कितने, बस 4, एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी, एफ। अब आगे क्या बोल रहे हैं, atomic orbital with same value of n but different value of L constitute subshell belonging to shell of given n। ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका n की वैल्यू कैसी है, सेम है, लेकिन L की वैल्यू कैसी है, जैसे ये देखो S और P के अंदर अंदर और ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये मैं तुमको कल समझाऊं क्योंकि तुम्हारा